बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद साजिद ज़हूर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बेसिस एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ा था, तो आज का हमारा लेक्चर तकरीबन उसी लेक्चर से रिलेटेड है। तो आज के लेक्चर में हम डायमेंशन पढ़ेंगे, डायमेंशन और बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम जो बेसिस और डायमेंशन फाइंड करेंगे वो सब स्पेसिस की होंगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी सब स्पेस दी गई है किसी भी वेक्टर स्पेस की, तो उसकी बेसिस और डायमेंशन हम किस तरह से फाइंड करते हैं। इसके लिए कुछ हमारे पास थ्योरम्स हैं और कुछ फैक्ट्स हैं। इसके अलावा कुछ एक दो हम एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे या मेथड्स पढ़ेंगे जिसके ज़रिए से हम जो सब स्पेस है उसकी बेसिस और डायमेंशन फाइंड करेंगे। इसके अलावा आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, रो स्पेस क्या होती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों के बारे में भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि डायमेंशन जो है वो हमारे पास किस तरह से है। तो इसमें अगर हमारे पास W कोई भी सब स्पेस है, ठीक है, किसी भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की, V कोई भी हमारे पास वेक्टर स्पेस है और ये n डायमेंशनल है, तो दैट्स मीन कि इस V की डायमेंशन हमारे पास क्या होगी, n। दैट्स मीन कि V की डायमेंशन हमारे पास n है। तो अब हम इसमें ये करेंगे कि V जो है वो हमारे पास n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। अगर V n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो इसका मतलब V की डायमेंशन हमारे पास क्या होगी। तो ये थ्योरम जस्ट हमें ये बता रहा है कि अगर कोई भी W कोई भी वेक्टर स्पेस है, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V की कोई भी सब स्पेस है, तो देन इसकी डायमेंशन जो है वो हमेशा इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से लेस होगी, ठीक है, या इक्वल होगी। सिंपली अगर W हमारे पास कोई भी सब स्पेस है, दिस इज द सब स्पेस ऑफ V। अगर W V की सब स्पेस है तो W की डायमेंशन इस V की डायमेंशन से हमेशा लेस होगी या इस V की डायमेंशन के इक्वल होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जस्ट ये इस थ्योरम का मीनिंग है कि अगर W कोई भी सब स्पेस है V की, तो W की डायमेंशन V की डायमेंशन से लेस देन होगी या V की डायमेंशन के इक्वल होगी। वो कहता है कि इक्वालिटी जो है, अगर हमारे पास डायमेंशन में ये इक्वालिटी होल्ड करती है, मीन्स कि W की और V की डायमेंशन इक्वल अगर होती है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास सब स्पेस और जो वेक्टर स्पेस होंगी ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। इक्वालिटी हमारी ये सिर्फ उस सूरत में आ सकती है, मीन्स के सब स्पेस की डायमेंशन और वेक्टर स्पेस की डायमेंशन इक्वल उस सूरत में हो सकती है जब आपके पास दोनों स्पेसेस इक्वल होंगी। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक नोट है कि अगर W हमारे पास कोई भी सब स्पेस है R³ की, तो अब इधर से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि R³ जो है इसकी डायमेंशन हमारे पास 3 होती है, R4 इसकी डायमेंशन 4 होती है। तो देन जो अबाव थ्योरम था हमारे पास वो हमें ये बताएगा कि अगर W R³ की सब स्पेस है तो W की डायमेंशन जो है वो लेस देन और इक्वल टू 3 होगी। अब लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब या तो इसकी डायमेंशन 0 होगी, या डायमेंशन इसकी 1 होगी, या डायमेंशन 2 होगी, या फिर डायमेंशन 3 होगी। तो इसमें से कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम फर्दर देखते हैं कि अगर W की डायमेंशन 0 होती है, W हमारे पास क्या है, सब स्पेस ऑफ R³ है, तो अगर W की डायमेंशन 0 होती है तो दैट्स मीन ये जो हमारे पास सब स्पेस है, दिस इज अ पॉइंट। मीन अगर डायमेंशन हमारे पास 0 आती है तो फिर आपके पास ये जो सब स्पेस होगी ये क्या होगी, ये जस्ट एक पॉइंट होगा। इसी तरह से अगर डायमेंशन हमारे पास 1 आती है, किसी भी सब स्पेस की डायमेंशन हमारे पास 1 होती है, तो इस डायमेंशन 1 होने का क्या मतलब है कि हमारे पास फिर जो गिवन सब स्पेस होगी वो एक लाइन होगी जो कि ओरिजिन में से पास कर रही होगी, ठीक है। अगर किसी भी सब स्पेस की डायमेंशन 1 होती है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि वो हमारी जो सब स्पेस होगी वो एक लाइन होगी जो कि ओरिजिन में से पास करेगी। सिमिलरली अगर आपके पास डायमेंशन किसी भी सब स्पेस की डायमेंशन 2 होती है तो दैट्स मीन कि हमारे पास जो सब स्पेस होगी वो एक प्लेन होगी जो कि ओरिजिन में से पास करेगी।
डायमेंशन 2 होने का मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो सब स्पेस होगी वो प्लेन होगी जो कि ओरिजिन में से पास करेगी। इसी तरह से अगर डायमेंशन हमारे पास 3 है तो डायमेंशन 3 का क्या मतलब है कि हमारे पास जो सब स्पेस होगी वो एक कंप्लीट स्पेस होगी, ठीक है, या वो इंटायर स्पेस R³ हो जाएगी। तो ये सिंपल इनका मीनिंग है। 0 डायमेंशन का मतलब कि दिस इज द ये एक पॉइंट है। 1 डायमेंशन का मतलब ये एक लाइन है। 2 डायमेंशन का मतलब हमारे पास ये एक प्लेन है। और 3 डायमेंशन का मतलब ये एक स्पेस है या ये R³ इटसेल्फ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ सिंपल से फैक्ट्स हैं इसी से रिलेटेड। तो इसके बाद हम इसको देखते हैं, इसकी एप्लीकेशन के बारे में कुछ देख लेते हैं और रैंक क्या होता है वो हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन टू मैट्रिक्स और रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक हमारे पास क्या होता है? द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। हमारे पास जो रैंक होता है सिंपल, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होती हैं कि आपके पास एचुअल फॉर्म में जो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होती हैं, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज जो हैं वो हमारे पास रैंक होता है, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का। अब इसी तरह से इससे रिलेटेड हमारे पास रो स्पेस से रिलेटेड हमारे पास क्या है, इसके अलावा रो स्पेस के बारे में हमने देखा है कि डायमेंशन ऑफ रो स्पेस जो सिंपल आपके पास रैंक होता है ये हमारे पास डायमेंशन ऑफ रो स्पेस होता है, ठीक है। तो अब रैंक जो है वो डायमेंशन ऑफ रो स्पेस या फिर डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस आप कह लें तो इसका एक ही मीनिंग होगा, ठीक है। तो इसके अलावा ये कि मैंने नोट लिखा है कि इसमें ये लिखा गया बताया कि आपके पास जो रो स्पेस की डायमेंशन और कॉलम स्पेस की डायमेंशन ये दोनों इक्वल होते हैं और रो स्पेस की डायमेंशन को ही हम इधर रैंक बोलते हैं। तो रो स्पेस की डायमेंशन से क्या मुराद है कि आपके पास किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होती हैं, मींस के वो वाली रोज जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हों, आप किसी भी मैट्रिक्स को जब एचुअल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी नॉन जीरो रोज होती हैं वो वाली रोज आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैट्रिक्स में लीनियरली इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज का क्या मतलब है, आपके पास जो भी गिवन मैट्रिक्स है, गिवन वेक्टर्स हैं, आप उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद आप उनको एचुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो एचुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसमें जो नॉन जीरो आपके पास रोज होंगी वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी, ठीक है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होती हैं वो हमारे पास रैंक होती है और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस। तो जो इसके बाद ये इस नोट का क्या मतलब है, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस और डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ये दोनों इक्वल होते हैं। मीन्स कि आपने क्वेश्चन का, अगर किसी क्वेश्चन में आपने किसी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है तो उसके लिए आप डायमेंशन ऑफ रो स्पेस भी फाइंड कर सकते हैं या डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस भी फाइंड कर सकते हैं। दोनों मेथड से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इधर रो स्पेस की मदद से कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। तो इसमें नेक्स्ट हमारे पास एक मेथड है जिसके ज़रिए से हम बेसिस फाइंड करेंगे किसी भी सब स्पेस की, ठीक है। अब हमारे पास अगर W कोई भी सब स्पेस है जो कि इन वेक्टर्स को स्पैन कर रही, मीन W कोई भी सब स्पेस होगी उसके लिए कुछ गिवन वेक्टर्स दिए गए होंगे जिसको वो स्पैन करेगी। तो उस सब स्पेस की बेसिस हम किस तरह से फाइंड करेंगे, उस सब स्पेस की बेसिस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रो स्पेस एल्गोरिदम होता है। हम इसकी मदद से इस W की जो बेसिस है वो फाइंड करेंगे। तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि आपके पास इस तरह से जो भी गिवन वेक्टर्स होंगे उनको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। सेकंड स्टेप में आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद उसको एचुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और एचुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जितनी भी आपके पास नॉन जीरो रोज होंगी वो नॉन जीरो रोज आपके पास क्या कहलाएंगी, बेसिस, ठीक है। नॉन जीरो रोज जो हैं वो उस सब स्पेस की बेसिस कहलाएंगी। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल की मदद से। ये एग्जांपल आपके सामने है कि अगर आपके पास हमने बेसिस और डायमेंशन फाइंड करनी है सब स्पेस W की और ये सब स्पेस W जो है वो R4 के इन वेक्टर्स को स्पैन कर रही है, ठीक है। ये मैंने 3 वेक्टर्स आपके पास लिखे हैं। ये जो सब स्पेस है ये इन 3 वेक्टर्स ऑफ R4 को स्पैन कर रही है। तो हमने इस W की
बेसिस और डायमेंशन बतानी है। तो ये अभी हमने रो स्पेस एल्गोरिथम पढ़ा है। आपने क्या करना है, जो भी गिवन वेक्टर्स होंगे उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट स्टेप ये था। सेकंड स्टेप में हमने इसको एचुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और थर्ड स्टेप हमने इसमें देख लेना है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, वो इसकी बेसिस होंगी। तो इसी तरह से मैंने इन वेक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद इनको हम एचुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 बनाया, नीचे वाले एलिमेंट सारे 0 बनाने हैं। उसके लिए मैंने रो ऑपरेशन लगाया, इधर R2 - 2 R1 ये ऑपरेशन लगाया। इससे ये हमारे पास जो थर्ड एंट्री, सेकंड एंट्री जो है वो 2 की जगह पे 0 बन गई। इसी तरह से अब ये -7 की जगह पे, -7 की जगह पे 1 बनाना था हमने। -7 की जगह पे 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस पहले R2 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया। R2 को माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने R3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मीन्स के ये R2 को माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये -7 जो है वो +7 हो जाएगा, और फिर R3 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +7 और ये 6 हो जाएगा। 7 को 6 में से हम माइनस करेंगे तो इसकी जगह पे 1 बन जाएगा। इसके अलावा और भी मेथड्स आपके पास हैं, आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, इस और भी हैं, ठीक है वेज। तो वो उनमें से आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इधर ये ऑपरेशन लगाया -R2 - 3R3, ठीक है। ये मैंने इधर ऑपरेशन लगाया है इस पर। ये वाला ऑपरेशन मैंने क्यों लगाया है, ये ऑपरेशन जस्ट इस -7 की जगह पे, इस -7 की जगह पे 1 बनाने के लिए मैंने ये वाला ऑपरेशन लगाया है। तो इस ऑपरेशन लगाने के बाद ये हमारे पास 1 बन गया। अब इस 1 के नीचे वाले इंट्रीज जो है वो 0 होनी थी, तो नीचे वाले इंट्रीज को 0 बनाने के लिए मैंने ऑपरेशन लगा दिया R3 - 2 R2। इससे नीचे वाली इंट्रीज जो है वो हमारी 0 होगी। तो ये हमारी रिक्वायर्ड एचुअल फॉर्म आ गया। अब इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 5 के जगह पे 1 बना सकते हैं, इसको 5 पे डिवाइड करके, ठीक है। लेकिन ये अब अंडरस्टूड है कि हमारा इधर 5 की जगह पे 1 ही बनेगा, इसकी जगह पे 0 कभी भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप कर भी नहीं तो कोई इशू नहीं। तो अब ये हमारे पास रिक्वायर्ड एचुअल फॉर्म आ गई है। अब इसमें आप लोग देखें तो जो हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं वो कितनी है, ये सारी रोज हमारे पास जिसमें नॉन जीरो हैं। इस क्वेश्चन में तो ऐसा हुआ कि कोई भी रोज 0 नहीं हुई, लेकिन आप लोगों ने जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने हैं, ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, उनमें आप लोगों को इधर क्लियरली कुछ 0 रोज नज़र आएंगी। लेकिन आप लोगों ने इनमें से सिर्फ वो वाली रोज को चूज़ कर लेना है जो नॉन जीरो होंगी। जो 0 रो होगी उसको हम स्किप करेंगे। तो जितनी भी आपके पास इधर नॉन जीरो रोज होंगी, ये वाली नॉन जीरो रोज आपके पास बेसिस बनाएंगी, ठीक है। तो इधर ये 3 रोज ही हमारे पास नॉन जीरो है। तो ये 3 वेक्टर्स मैंने 3 रोज से ये वाले 3 वेक्टर्स बना लिए। तो ये वाले 3 वेक्टर जो हैं ये हमारे पास इस W सब स्पेस की बेसिस होंगे, ठीक है। और अब ये हमने W की बेसिस फाइंड कर ली हैं, W सब स्पेस थी, इसकी बेसिस हमने फाइंड कर ली हैं। अब इसकी बेसिस के अंदर कितने वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं। तो दैट्स मीन इस सब स्पेस की जो डायमेंशन है वो भी क्या होगी, हमारे पास 3 हो जाएगी, ठीक है। अगर इधर 2 वेक्टर्स होंगे तो इसकी डायमेंशन 2 हो जाएगी सिमिलरली, ठीक है। एक तो ये एग्जांपल थी, एक इससे थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल थी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट ये एग्जांपल है कि अगर हमने बेसिस और डायमेंशन फाइंड करनी है, इसके लिए जो सब स्पेस है वो हमारे पास कुछ इस तरह से। अब उसने सब स्पेस एक पर्टिकुलर सब स्पेस दे दी है। उसने कहा कि ये सब स्पेस, इसके अंदर R4 के जस्ट वो वाले एलिमेंट्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, x - 2y + z - t = 0। W स्पेस के अंदर वो वाले सारे वेक्टर्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने अब इसमें ये जो सब स्पेस है R4 को जो स्पैन कर रही है, इस सब स्पेस की हमने बेसिस और डायमेंशन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने R4 में से या ये इस W में से मैंने एक वेक्टर लिया। W में से वेक्टर आपको पता है कि x, y, z, t, ये मतलब W का कोई वेक्टर है, और इन सारे एलिमेंट्स का जो आपस में रिलेशन है वो कुछ इस तरह से उसने डिफाइन किया हुआ है। तो अब मैंने x, y, z, t ये W में से एक वेक्टर लिया। अब आप इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो इस इक्वेशन से मैंने इजीली आप किसी भी एक नंबर की वैल्यू जो है उसको सेपरेट कर सकते हैं। मीन्स कि आप इधर से x को सेपरेट कर सकते हैं, x को इधर रख लें, बाकी सारी वैल्यूज को राइट साइड पे ले जाएं,
या y को भी सेपरेट कर सकते हैं, z को भी कर सकते हैं, t को भी कर सकते हैं। तो मैंने इधर क्या किया, मैंने ये आपके सामने मैंने t को सेपरेट कर लिया, मीन्स कि ये माइनस टी था, ये राइट साइड पे जाके प्लस टी हो जाएगा। टी की वैल्यू हमारे पास x माइनस 2y प्लस जी आ गई। आप लोग इधर अगर टी को सेपरेट नहीं करना चाहते, आप x को भी सेपरेट कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं, z को भी कर सकते हैं। तीनों में से आप किसी भी वेरिएबल को इस इक्वेशन में सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तीनों के जरिए से सॉल्व कर सकते हैं। फिर तीनों के लिए हमारे पास इधर जो वेक्टर्स आएंगे वो डिफरेंट वेक्टर्स आएंगे, लेकिन हमने एंड पे जस्ट ये चेक करना है कि आपके पास जो भी इधर वेक्टर्स आएंगे वो उनको एचेलॉन फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है जस्ट, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इधर टी को किया है। आप लोग एक्स वाई जी इसमें से किसी भी वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। तो मैंने टी की वैल्यू निकाली, टी की वैल्यू मैंने इस वेक्टर के अंदर पुट कर दी, इसमें एक्स वाई जी को ऐसे रहने दिया, टी की जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। टी की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से कंडीशन आ गई है। तो स्टूडेंट्स इधर हमने इधर एक्स वाई जी को पहले एक्स के साथ मिलाना है, फिर एक्स वाई और जी को -2y के साथ मिलाना है, फिर एक्स वाई जी को जी के साथ मिलाना है। तो आपने इस वेक्टर को हम कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब आप इसको मैं सेपरेट करता हूँ एक्स वाई जी की फॉर्म में, तो इधर से आपने x का कोफिशिएंट लेना है और बाकी के कोफिशिएंट जो है उनको हमने 0 कंसीडर करने हैं, ठीक है। तो इसमें x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ गया 1, और y और z का कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास 0 होगा, और फिर इधर से x का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, ठीक है। तो इस इक्वेशन की मदद से मैंने इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से अरेंज किया है कि जब आप इन वेक्टर्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास इजीली इस फॉर्म में हमें ले जाएगी, ठीक है। इन तीनों को सिंप्लीफाई करने के बाद हम इजीली इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने इधर पहले x को बाहर निकाला 1, इधर से x का कोफिशिएंट 1 आ गया। बाकी में से इधर से देखें, अगर आप x का कोफिशिएंट वो 0 है, इधर से x का कोफिशिएंट वो भी 0 है, इधर से x का कोफिशिएंट वो 1 है, तो मैंने 1 0 0 1 ले लिया। फिर y पे आए तो इस इक्वेशन में इसमें आप देखें, इसमें y का कोफिशिएंट 0 है, वो मैंने 0 लिखा। इस y का कोफिशिएंट इधर 1 है तो वो मैंने इधर 1 लिख दिया। z में y का कोफिशिएंट 0 है, वो मैंने 0 लिख दिया। फिर इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -2 था, वो मैंने -2 लिख दिया। फिर इसी तरह से z पे हैं, जब आप z पे आएंगे तो इसमें z का कोफिशिएंट क्या है 0, मीन्स के आप इस x को इस तरह से लिख सकते हैं x + 0y + 0z, और इस y को लिख सकते हैं 0x + 1y + 0z। इसी तरह से आप z को लिख सकते हैं 0x + 0y + 1 × z, ठीक है। इस तरह से हम x y z की इक्वेशंस बना लेंगे, और उन इक्वेशंस को जब आप सेपरेट करेंगे तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएंगी, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या लिखा गया, ये हमने सिंपली क्या कर दिया, एक्स वाई जी टी को इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। इसमें एक्स वाई जी हमारे पास स्केलर्स हैं, और ये 1 0 0 1 0 1 0 -2 ये हमारे पास क्या होंगे, वेक्टर्स होंगे। तो मैंने इनको इधर से वेक्टर्स जो हैं हमारे, उन वेक्टर्स को मैंने सेपरेट कर लिया है। वेक्टर्स को मैंने v1 v2 और v3 का नेम दिया। v1 ये आ गया, v2 ये, और v3 हमारे पास ये आ गया। अब इन वेक्टर्स को आप लोगों ने ये वेक्टर जो फाइंड किए हैं इनको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो आपके पास नॉन जीरो रोज होंगी वो हमारे पास बेसिस होंगी। तो इन वेक्टर्स को मैंने जब एचेलॉन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो क्लियरली इधर हम देख सकते हैं कि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं ये ऑलरेडी एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हुए हुए, ठीक है। ये वाले वेक्टर्स हमारे पास ऑलरेडी एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हैं, ठीक है। तो मज़ीद इनको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये वेक्टर्स हमारे पास ऑलरेडी इसमें एचेलॉन फॉर्म में है। तो इसमें जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो आप रोज़ हैं वो हमारे पास क्या होंगी, जो गिवन सब स्पेस है उसकी बेसिस होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो, इसमें भी सारी रोज़ जो हैं वो नॉन ज़ीरो ही हैं, तो इसीलिए इसकी बेसिस में ये कुछ वेक्टर्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले सारे वेक्टर्स जो हैं ये हमारे पास जो गिवन सब स्पेस W थी ये उसकी बेसिस है। तो इसके अंदर देखें अब कितने वेक्टर्स हैं, ये 3 हैं, तो इसकी डायमेंशन जो है वो हमारे पास 3 हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास एक थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल थी।
इन एग्जांपल्स को आप लोगों ने देखना है इस टॉपिक को। इंशाल्लाह इसमें अगर कोई इशू होगा तो वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।